हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए हिंदी की आपकी 18वीं क्लास है। इससे पहले 17 क्लासें हो चुकी हैं और आपका जैसे मैथ भी कंप्लीट हो गया, जिसमें राजन सीरीज आपकी कंप्लीट करवा दी गई है और आपके जो चैप्टर बाय चैप्टर भी पूरा मैथ कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्रिया के भेद लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखने कि कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं। मतलब एक तो कर्म के आधार पर होता है, दूसरा रचना के आधार पर होता है। ठीक है, देखो कर्म के आधार पर आपकी क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपका हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा हो जाता है अकर्मक क्रिया। क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया। अब देखो, सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखो। और सकर्मक अकर्मक के बारे में आप लोगों को समझा भी चुका हूँ। सकर्मक क्रिया मतलब होता है कि जिस क्रिया के साथ में, ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म लगाओ, ठीक है, जिस क्रिया के साथ क्या लगाओ? कर्म लगाओ, उसको सकर्मक बोला जाता है। और जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिन क्रियाओं के साथ या जिन क्रियाओं के साथ में कर्म लगा होगा उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक बोलते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं लगा होगा तो उसको क्या बोला जाता है? अकर्मक बोला जाता है। क्लियर नहीं? ये हो गया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आप लोग हमेशा ध्यान रखने क्रिया को दो भागों में बांटेंगे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब जिन क्रियाओं के साथ में क्या लगा होगा? कर्म, और जिन क्रियाओं के साथ में कर्म नहीं लगा होगा उनको अकर्मक बोलेंगे। क्लियर नहीं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 4। अब फर्स्ट कह रहे हैं प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, और कह रहे हैं संयुक्त नाम धातु पूर्वकालिक क्रिया। देखो, इसको यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया भी बोला जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया भी बोला जाता है, ध्यान रखो। प्रेरणा प्रदत्त मतलब क्या बोला जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेरणा के माध्यम से कोई अपना कार्य कराए। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि राम ने पत्र लिखवाया। देखो, राम ने पत्र लिखवाया तो मतलब राम ने स्वयं तो पत्र लिखा नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे के माध्यम से उसने पत्र लिखवाया। ठीक है, राम ने पत्र लिखवाया का मतलब सीधा समझ में आ रहा है, भाषा से ही समझ में आ रहा है कि राम ने स्वयं कार्य नहीं किया। ठीक है, क्या किया कि दूसरे माध्यम से क्या किया? काम कराया। तो आप लोग ध्यान रखना है, प्रेरणा प्रदत्त या प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब यही होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से कार्य। जैसे बोला जाता है कि अध्यापक ने पाठ पढ़वाया, अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। ठीक है, क्या बोला जाता है? अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। तो उसमें क्या होगा कि अध्यापक स्वयं, देखो यहाँ पे कर्ता क्या है? अध्यापक। जैसे बोला जाता है अध्यापक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। ठीक है, पाठ पढ़वाया। तो छात्र, देखो कर्ता कौन है? अध्यापक है। कर्ता स्वयं कुछ कार्य नहीं कर रहा है, एकदम बच्चा खड़ा कर दिया, पढ़ा हुआ। ठीक है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो क्या करेगा? किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए क्या बोला जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त क्रिया। देखो, संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो क्रियाएं जब मिलके, ठीक है, एक क्रिया बनती है तो उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया आप लोग समझ लो, जब दो क्रियाएं मिलके क्या होगा कि एक क्रिया बनेगी तो उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे बोला जाता है, बहुत से सेंटेंस हैं, वह पढ़ती लिखती रहती है। जैसे वह पढ़ती लिखती रहती है। अब देखो, पढ़ना ये भी क्रिया है, लिखना ये भी क्रिया है। तो दो क्रियाएं मिलके जब एक क्रिया बनेंगी तो उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे वह खेलता कूदता रहता है, जैसे वह खेलता, ठीक है, कूदता रहता है। जैसे वह खेलता कूदता रहता है। जैसे बोला जाता है आते जाते रहा करो,
ठीक है, रिश्तेदारी में जैसे जाते बहुत दिनों बाद कहते हैं ना आते जाते रहा करो, आते और जाते दोनों क्रियाएं हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे खेलता और कूदता ये दोनों क्रियाएं हैं कि नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो क्रियाएं मिलके एक क्रिया बनती है तो उसको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब क्या होता है मिलना, और क्रिया मतलब दो क्रियाएं मिलेंगी तो क्या बनेगा, संयुक्त क्रिया बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जब संज्ञा सर्वनाम क्रिया मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या करें, ठीक है, किसी क्रिया का कार्य करें। जैसे एक बात शब्द होता है, जैसे एक बात होता है, बात क्या है संज्ञा, तो इसको अब क्रिया में बनाएंगे तो बतियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बतियाना। जैसे लात शब्द होता है, लात होता है तो इसको बोलते हैं लतियाना, लतियाना, याना लगा होगा तो आप लोग ध्यान रखना है। जैसे बतियाना, लतियाना, लठियाना, ठीक है, तो ऐसे शब्द लगा होगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण होता है जैसे चोर पुलिस को लतियाते हुए थाने लगी, लतियाते हुए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो ये होती है नाम धातु क्रिया। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि एक क्रिया के पहले कोई क्रिया लगी होगी। जैसे वह नहाकर सो गया। ठीक है, वह नहाकर सो गया। अब देखो सोना क्या है, क्रिया है, उससे पहले एक क्रिया की कौन सी, नहाया। ठीक है, वह नहाकर सो गया तो मतलब क्रिया के पहले यदि कोई क्रिया हो रही तो उसका मतलब होता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे चोर सामान चुराकर सामान चुराकर भाग गया। ठीक है, चोर सामान चुराकर भाग गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि दो क्रियाएं हैं। देखो भागना क्या है, क्रिया है, चुराना क्या है, वो भी क्रिया है। समझा नहीं। तो पूर्वकालिक में आप लोग ध्यान रखना है कि एक क्रिया के पहले कोई क्रिया हुई होगी। ठीक है, पहले एक क्रिया हुई होगी उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। जैसे चोर ने क्या किया, पहले तो सामान चुराया, एक क्रिया की सामान चुराया, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हुई, क्या हुआ, भाग गया। समझे। तो आप लोग ध्यान रखना है पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगी, एक क्रिया पहले समाप्त होगी उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये था रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शब्द की व्याख्या कीजिए। कह रहे कि व्यक्ति के विचारों को, यहाँ पे देखो विचारों को कह रहे प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति के विचारों को हमें क्या करना है, प्रतीक के रूप में क्या करना है, उनको उच्चारित करना है। ठीक है, जैसे विचार है, जैसे विचार का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई विचार आया हमने बोल दिया तो ये ध्वनि के माध्यम से हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उसको लिखना है। समझे। अब व्यक्ति के विचार हैं उनको प्रतीक के रूप में क्या करना है, उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, ध्वनियों का समूह या संकेतों को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पदक्रम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखना है शब्दों को उचित क्रम में लगाकर, देखो क्रम से या मैं कर लो। ठीक है, क्रम में लगाकर, ठीक है, क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। समझना कि शब्दों को उचित क्रम में लगाकर क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। ठीक है, जो शब्दों को उचित क्रम में लगा के वाक्य बनेगा उसमें क्या कहेंगे, उसको पदक्रम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्वनात्मक शब्द, नेक्स्ट होता है वर्णात्मक शब्द। ठीक है, ध्वनात्मक शब्द का मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं तो ये ध्वनात्मक शब्द बोला जाएगा। ठीक है, और ये होता है वर्णात्मक शब्द, मतलब होता है कि जब हम लोग लिख देते हैं अक्षर के माध्यम से तो वो बोला जाता है वर्णात्मक शब्द। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विशेषण की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो कह रहे हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो एक तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, दूसरी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो ऐसे लिखने हैं कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, विशेषण कहते हैं। या ऐसे लिख लो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों जोड़ लो, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक है, गुणवाचक मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति के गुण दोष की बात करता है, व्यक्ति के, ठीक है, गुण और दोष। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की बात करेगा तो गुणवाचक विशेषण हो जाए। परिमाणवाचक मतलब होता है कि मात्रा की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, मात्रा। और संख्यावाचक में किसकी बात करेगा, संख्या की बात करेगा। ठीक है, संख्या नंबर की बात करेगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जब सर्वनाम, ठीक है, क्या होगा, सर्वनाम
स्वयं विशेषता बताने का कार्य करेगा। सर्वनाम स्वयं विशेषता, ठीक है, विशेषता बतलाने का कार्य करे। सर्वनाम स्वयं क्या करेगा, ठीक है, विशेषता बतलाने का कार्य करेगा। सर्वनाम स्वयं विशेषता बतलाने का कार्य करे। तो आप लोग देख रहे हैं, जब सर्वनाम स्वयं विशेषता बतलाने का कार्य करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बोला जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वचन शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कह रहे हैं कि शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। देखो एक वचन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु का बोध हो, ठीक है, एक वस्तु का बोध हो तो उसको बोला जाता है एक वचन। जहाँ पे अनेक वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, अनेक वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, उसको बोला जाता है, वस्तुओं का बोध हो तो उसको बोला जाता है बहुवचन। ठीक है, तो एक वस्तु का बोध होगा, जैसे एक वस्तु, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का एक होगा तो लड़का बोलेंगे तो एक वचन हो गया। और बहुत से जैसे 4-5 लड़के खड़े हैं तो उसको लड़का नहीं लड़के बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ध्वनियों को संकेत चिन्हों के रूप में लिखकर प्रकट किया जाता है और यही ध्वनि चिन्ह व्याकरण में क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है, आप लोग ध्यान रखना है। और जैसे ध्वनि का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग बोलते हैं, कई बार आप लोग बता चुका हूँ, जो हम लोग बोलते हैं उसको ध्वनि बोला जाता है। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं उसको हमें लिखना कैसे है, ठीक है, तो वो किस माध्यम से हम लोग लिखते हैं, वर्ड के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं ध्वनि चिन्हों को व्याकरण में क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और यह लिखा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। देखिए ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों के हिंदी की लास्ट क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो आप लोग कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।